वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। आज के ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ए ग्रोइंग हॉबी और प्रोफेशन व्हिच वी नो एज फोटोग्राफी। नहीं फिक्र मत करिए, ये एक रिपीट एपिसोड नहीं है। मैंने अभी कहा ना कि ये ब्रांड न्यू एपिसोड है, माना कि कहानी पाकिस्तानी में मैंने आपसे शेयर तो किया था द वर्ल्ड ऑफ फोटोग्राफी, लेकिन आज के एपिसोड में मैं फोकस करने वाली हूँ ख़वातीन पे जो इस फील्ड में अपना नाम बना रही हैं, यानी वुमेन इन फोटोग्राफी। तो यही स्पिरिट में मैं भी आज फोटोग्राफी ट्राई कर रही हूँ। हम जब प्रोफेशनल ऑन द फील्ड फोटो जर्नलिस्ट के बारे में सोचते हैं, पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? Think about it for a second. The wilderness, far off places, unknown cultures. जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, नेशनल जियोग्राफिक। पिछले 125 ईयर से नैट जियो पूरी दुनिया को डॉक्यूमेंट कर रहा है खूबसूरत तस्वीरों के ज़रिए। वाशिंगटन डीसी में नेशनल जियोग्राफिक म्यूज़ियम में एक एग्जिबिट लगा हुआ है जिसका नाम है द वुमेन ऑफ विजन। This exhibit blew me away. 11 of the world's top female photojournalists एक ही जगह में। From the Mongolian steppes to the African wilderness to the battlefields of Iraq और अफगानिस्तान, इसको कहते हैं photojournalism। ये एग्जिबिट दुनिया को डॉक्यूमेंट करता है और ये दिखाता है कि 21वीं सदी में रहने वाला इंसान दुनिया की नज़रों में कैसा लगता है। I am now standing at the prestigious National Geographic Museum with the VP of Exhibitions, Catherine Kane. Thank you so much for having us here today. And tell me, how did you conceive the idea of the Women of Vision exhibit? Aisha, we developed this exhibition हमने इस नुमाइश का एहतमाम नेशनल जियोग्राफिक म्यूजियम की 120वीं सालगिरह के मौके पर होने वाली तकरीबात के सिलसिले में किया है। आपको मालूम है कि फोटोग्राफी हमारे मिशन का मरकजी हिस्सा है। इस नुमाइश के सिलसिले में हमने उन तमाम अहम कामों को अपने सामने रखा जो पिछले 10 साल के अरसे में हमने किए थे, और हमें ये महसूस हुआ कि उनमें बहुत सी अहम स्टोरीज में जो नेशनल जियोग्राफिक के लिए की गई थी, ख़वातीन जर्नलिस्ट्स ने किया था। ये चीज़ एक ऐसी दुनिया में जहाँ जर्नलिज्म को रिवायती तौर पर मर्दों का शोबा समझा जाता है, किसी कदर खिलाफ मामूल है। पिछले 10 साल के अरसे में ख़वातीन जर्नलिस्ट्स ने जिन कहानियों और मौज़ूआत पर काम किया वो मुख्तलिफ भी था और दिलचस्प भी। Tell me about the women showcased in this exhibition. I understand they all have some very interesting stories. So the exhibition features the work of 11 photojournalists. इस नुमाइश में 11 फोटो जर्नलिस्ट ख़वातीन को जगह दी गई है। वो तमाम एक दूसरे से बड़ी मुख्तलिफ हैं। कुछ फोटोग्राफी में बहुत अच्छी हैं, मिसाल के तौर पर जोबी कॉब और मैगी स्टीबर, जिन्होंने नेशनल जियोग्राफिक के लिए कमोबेश 30 साल तक दर्जनों स्टोरीज की हैं। इस नुमाइश की सबसे नौजवान फोटोग्राफर कीट्रा कहाना है, जिनकी उम्र इस वक्त 26 साल है। वो उस वक्त से प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की तरह तस्वीरें ले रही हैं जब वो सिर्फ 17 साल की थीं, और उनकी तस्वीरें न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुईं। इस नुमाइश में फोटोग्राफर फीचर्स की एक वसी वैरायटी मौजूद है। कीट्रा कहाना, मैगी स्टीबर, जूबी कॉब, और इस तरह इस नुमाइश में बेवर्ली हुबेर की तस्वीरें रखी गई हैं, जिन्होंने जंगली हयात की फोटोग्राफी के लिए अपना ज़्यादा वक्त अफ्रीका में गुजारा है। इस तरह हमारे पास एक शानदार लैंडस्केप फोटोग्राफर डायन कुक मौजूद हैं, जिन्होंने अपने शौहर के साथ मिलकर नेशनल जियोग्राफिक के लिए लैंडस्केप और हुस्न कुदरत पर दर्जनों प्रोजेक्ट किए हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारी इस नुमाइश में बहुत तनव्वो और वैरायटी मौजूद है। ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने हमारे लिए दुनिया की शानदार कहानियाँ पेश करने के लिए फोटोग्राफी से काम लिया है। Great storytellers, and they use photography to tell wonderful stories about the world for us. I understand there's a lot of dangers involved in this type of work. Tell me a little bit about what's involved in photojournalism. Photojournalism can be very dangerous work. It's literally the most dangerous. फोटो जर्नलिज्म बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। ख़ास तौर पर यह फ़ोटोग्राफ़ी उन ख़वातीन के लिए हकीकी मानों में ख़तरनाक साबित हो सकती है जो जंग से मुतासरा इलाक़ों में जाकर काम करती हैं। हमारी इस नुमाइश में इस तरह की 2 ख़वातीन की तस्वीर शामिल हैं, जिनमें से एक लिंजी अडारियो और दूसरी स्टेफनी सिंक्लेयर हैं। इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर अरसा जंग और लड़ाइयों से मुतासरा इलाक़ों में गुजारा है। बिलाशुबा ये इनके लिए बहुत जान जोखों का काम था, और इसकी अहमियत ये है कि अब दुनिया को मालूम हो गया है कि जंग से मुतासर होने वाले आम अफराद
की जिंदगी कितनी तकलीफदेह होती है। ये इनके काम की सबसे अहम थीम है। इसी तरह फोटो जर्नलिज्म आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करने वाले फोटोग्राफर के लिए एक मुश्किल काम है और उन्हें कहानी हासिल करने के लिए जिसे वो नेशनल ज्योग्राफिक के साथ शेयर करते हैं, बाज़ औक़ात बड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। बाज़ दफ़ा इन ख़वातीन फोटोग्राफर्स को अपना मकसद हासिल करने में महीनों लग जाते हैं। इस अरसे में उन्हें अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों से दूर वक्त गुजारना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं, हकीकतन बहुत मुश्किल है। National Geographic is an authority on photojournalism, and I know at one time you have to go through thousands of photos to kind of pin it down to what's used for one story. Tell me about how difficult that process is. You're right. It is. Digital photography has created so much more opportunity. डिजिटल फोटोग्राफी ने जर्नलिज्म में हर शख्स के लिए बहुत आसानियां पैदा कर दी हैं। अब हर शख्स ही कैमरा उठाए फिर रहा है। किसी की जेब में कैमरा है तो किसी के सेल फोन में। इसलिए जब हम उन्हें किसी असाइनमेंट पर भेजते हैं तो वो हजारों तस्वीरें खींच लेते हैं। इसलिए उनके इंतखाब के सिलसिले में और एडिटिंग के प्रोसेस में इस बारे में गुफ्तगू की कि फ़ोटो एडिटर का किरदार क्या होना चाहिए। और जब आप एक असाइनमेंट के लिए 40,000 तस्वीरें ले लें जिनमें से हमें सिर्फ ऐसी 10-11 तस्वीरों की ज़रूरत हो जो कहानी बयान कर सकें, तो इंतखाब किस तरह किया जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। ये फोटोग्राफर और एडिटर के दरमियान सबसे अहम मामला है। इसलिए इन दोनों के दरमियान बड़ा वाज़ेह और शफ़ाफ़ ताल्लुक़ होना चाहिए ताकि वो आपस में बात कर सकें, मंसूबा बंदी कर सकें, स्ट्रैटेजी तय कर सकें। और ये काम फोटोग्राफर के फील्ड में जाने से पहले होना चाहिए ताकि जब वो वापस आए तो फिर तस्वीरों के इंतखाब के मुश्किल मरहले पर काम किया जाए। इस मरहले पर वो 80 से 100 तक बेहतरीन तस्वीरें चुने और उसके बाद मुश्किल तरीन मरहला शुरू होता है जिसमें उन्हें स्टोरी के लिए मुनासिब तरीन तस्वीर चुननी होती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म होने की वजह से उनके पास बहुत सा मवाद मौजूद होता है और इसलिए नेशनल ज्योग्राफिक के लिए ये एक एक्साइटिंग मरहला होता है। और अब ज़्यादातर फोटोग्राफर सिर्फ साकित तस्वीरें ही नहीं ले रहे बल्कि वो फिल्में भी बना रहे होते हैं और उनकी बनाई हुई फिल्में और फुटेज बहुत अहम नौयत की होती है। मौजूदा दौर इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि आज हमारे पास बड़ी तादाद में वीडियोस और फोटोज मौजूद हैं। There are lots of people who are aspiring to be not just photographers but photojournalists specifically. What sort of advice do you have from them coming from the authority on photojournalism? Of course, one of the reasons that we do projects like this at National Geographic is that we really are हम नेशनल ज्योग्राफिक के लिए जो प्रोजेक्ट्स करते हैं उनकी एक वजह यह है कि हम उनके ज़रिए अपनी अगली नस्ल के फोटोग्राफर्स और जर्नलिस्ट्स और तहकीक करने वालों को इस फील्ड में जाने के लिए इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है और अक्सर औक़ात ये इल्म नहीं होता लोगों को कि इस शोबे में आने का तरीका क्या है। इसलिए इस शोबे में आला मयार का काम करने वाली ख़वातीन की तस्वीर की नुमाइश का मकसद ये है कि नई नस्ल को पता चले कि उन्होंने ये कहानियाँ कैसे हासिल की। Thank you so much. It was my pleasure, Aisha. Thanks for coming. And that's the Martin Luther King Memorial. Happy birthday, Dr. King. हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कभी-कभी फोटोग्राफी देखने में तो आसान लगती है, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल आर्ट फॉर्म है जिसको सीखने में साल लग जाते हैं और पॉलिश करने में कई और साल लग जाते हैं। लॉस एंजलिस में रहने वाली एमा भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस से गुजर रही हैं। मैंने सोचा कि पाकिस्तान फैशन फोटोग्राफी की दुनिया में बाकी दुनिया से कुछ बढ़कर है, एटलीस्ट मेरी नज़रों में, तो शायद आपको इस फैशन फोटोग्राफी की कहानी सुन के मज़ा आएगा। आइए चल के देखते हैं एमा की कहानी हमारे कैमरा लेंस से। I've been studying photography for 4 or 5 years now. मैं पिछले 4-5 साल से फोटोग्राफी कर रही हूँ। यहाँ मैं 1 साल से हूँ। मैंने फोटोग्राफी हाई स्कूल के ज़माने से शुरू की थी। इस इंडस्ट्री में फोटोग्राफर के तौर पर काम करना आसान नहीं है। लोग ये समझते हैं कि इसमें पैसा है और ये खेल की तरह है, लेकिन ये एक मुश्किल काम है और हरगिज़ खेल नहीं है। मेरा ख्याल है कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और एक शौकिया फोटोग्राफर में असल फर्क देखने वाली आंख का होता है। कोई शख्स कोई इमेज तो देख सकता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि इसे कागज पर कैसे मुंतकिल करना है। प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए जरूरी होता है कि आप हकीकतन कुछ सोच सकते हैं। इसके अलावा आपको लाइटिंग और सेटिंग का भी इल्म होना चाहिए।
आपको लोकेशन के इंतखाब का भी इल्म होना चाहिए ताकि आप इसे शूट करके अपने आइडिया को सामने ला सकें। Just create art based off an idea. When you're done with the image, जब आप तस्वीर को फोटोशॉप पर डाउनलोड करते हैं, जो फोटोग्राफी का एक अहम हिस्सा है, तो फिर आप इसमें मुख्तलिफ लाइटिंग दे सकते हैं। अगर आपको लाइटिंग पसंद नहीं है तो आप इसे मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, इससे आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर बना सकते हैं और ये यकीनी तौर पर फोटोग्राफी का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। मुझे फोटोशॉप के तकनीकी उमूर सीखना बहुत अच्छा लगा। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और फोटोशॉप मेरा बुनियादी मजमून नहीं है, लेकिन मैं इसके मुतालिक जानती हूँ। अगर मुझे इसका पता ना हो तो इससे मेरी फोटोग्राफी मुतासिर हो सकती है। photography would really suffer because the final image is not as good if you don't know how to use Photoshop. अगर आप फोटोशॉप नहीं जानते तो आपकी फाइनल तस्वीर अच्छी नहीं होगी। फोटोशॉप के इस्तेमाल के मुतालिक बुनियादी चीज़ ये है कि इसे इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि ये पता ना चले कि आपने फोटोशॉप से काम किया है। फोटोग्राफर के तौर पर मैं आपसे ये कहूँगी कि आप किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करें जिसने हकीकतन आपको इंस्पायर किया हो, और आप जिस फोटोग्राफर के साथ काम कर रहे हो अगर इसकी हर मूव पर नजर रखें, उसकी हर बात पर तवज्जो दें, तो आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं। इसलिए ये बहुत अहम है। So that's really important. फोटोग्राफी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसके ज़रिए हम दुनिया और ज़िंदगी को जैसे एक खिड़की के थ्रू देख सकते हों। लॉस एंजलिस में हाल ही में एक ऐसी फोटोग्राफिक एग्जिबिट हुई जो हमें ये दिखाती है कि ये आर्ट फॉर्म कैसे दुनिया भर के लोगों को कनेक्ट करने की पावर रखती है। लॉस एंजलिस में होने वाली फोटो एलए नामी एग्जीबिशन में बेशुमार खवातीन फोटोग्राफर्स ने हिस्सा लिया और मुनफरिद थीम्स पर बेस्ड अपनी फोटोग्राफ्स लोगों के साथ शेयर की। लोगों ने इस एग्जीबिशन को खूब एंजॉय किया। इस एग्जीबिशन में वुमेन इन फोटोग्राफी इंटरनेशनल नामी ग्रुप ने भी हिस्सा लिया। इस ग्रुप का मकसद खवातीन फोटोग्राफर्स को सपोर्ट करना और उनको रिसोर्सेज फराहम करना है ताकि वो अपना काम एक बड़े पैमाने पर डिस्प्ले कर सकें। फोटोग्राफर कैली बिगरस्टाफ का कहना है कि फोटो एलए में शामिल होने वाली ये तस्वीरें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली औरतों ने भेजी हैं, मगर फिर भी ये फोटोग्राफ्स एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं क्योंकि इनमें बच्चों, फैमिली और दोस्तों पर फोकस है। हम सब एक जैसे लम्हात से गुजरते हैं, चाहे हम मुख्तलिफ ममालिक से हों या हमारे कपड़े और ज़बान अलग हों या जो भी, हम फिर भी एक दूसरे को समझ सकते हैं और ये एक बहुत खूबसूरत बात है। बिगरस्टाफ का ये भी कहना है कि ऐसी फोटोज जब एग्जीबिशंस का हिस्सा बनती हैं और ऑनलाइन शेयर की जाती हैं तो खवातीन फोटोग्राफर्स के लिए नई कम्युनिटीज उभरती हैं जो उनको अपना काम शोकेस करने में मदद देती हैं। इसी शो में एनालिस बेस्टर के प्रोजेक्ट टूटो ने भी शिरकत की। इस प्रोजेक्ट में बोत्सवाना नामी अफ्रीकन मुल्क के बच्चों की तस्वीरें शामिल की गईं। टूटो का मतलब है तालीम, और इस एग्जीबिशन से कमाए जाने वाले पैसे बोत्सवाना के एक गांव के बच्चों को तालीम फराहम करने पर खर्च किए जाएंगे। एनालिस खुद एक फोटोग्राफर हैं और इन्होंने बच्चों में सस्ते कैमरे तकसीम करके उन्हें तस्वीरें खींचने का हौसला दिया। हमारे पास तकरीबन 1000 तस्वीरें जमा हो गई थीं, जिनमें से हमने इस एग्जीबिशन के लिए 32 तस्वीरें सिलेक्ट की। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। फोटो एलए में हिस्सा लेने वाली आर्टिस्ट जॉय फॉयर एक ऐसी आर्ट इंस्टॉलेशन बना रही हैं जिसमें वो अपनी फोटोग्राफी के साथ साथ कैलिफोर्निया के जंगलों में लगने वाली आग से वाबस्ता मुख्तलिफ अशिया भी शामिल कर रही हैं, जैसे कि दरवाजों के दस्ते और दूसरी घरेलू अशिया। Somehow the collision of hearing people say repeatedly there's nothing left. मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस कुछ नहीं को कुछ खूबसूरत में बदल दूं। ये प्रोजेक्ट आर्ट फ्रॉम द एशेज नामी एक ग्रुप का है जिसकी जॉय ने 2007 में बुनियाद डाली। ये एग्जीबिशन जापान में 2011 में होने वाली सुनामी और 2012 में अमेरिका में होने वाली हरिकेन सैंडी जैसी कुदरती आफात से मुतासर होने वाले अफराद के लिए पैसे जमा कर रही है। We all know that disasters happen, tragedy happens. हमें पता है कि कुदरती आफात आती हैं और हम लोगों को और कुदरत को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर हम आर्ट के जरिए लोगों को सहारे जरूर फराहम कर सकते हैं। ये खवातीन फोटोग्राफर्स ना सिर्फ खूबसूरत आर्ट बना रही हैं बल्कि अपनी आर्ट और फोटोग्राफ्स के जरिए इस दुनिया को आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर जगह बना रही हैं। मुझे अपना ऑफिस नजर आ रहा है एट कैपिटल हिल। हाय बॉसेस, हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
इस एपिसोड में सक्सेसफुल फीमेल फोटोग्राफर्स और उनके इस खूबसूरत आर्ट फॉर्म की प्रेजेंटेशन के साथ साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक इक्वली इम्पोर्टेंट कैटेगरी फोटोग्राफी में। इसलिए आपको अब मिलवाती हूँ एक ऐसे शख्स से जो खातून तो नहीं है लेकिन इस इम्पोर्टेंट फील्ड में काम कर रहे हैं ख़वातीन के साथ। जेम्स कॉल्डर एक फिलैंथ्रोपिस्ट फोटोग्राफर हैं जो अक्सर अपनी फोटोग्राफी की सर्विसेज डोनेट करते हैं to non-profit organizations such as City Dogs Rescue, DC Volunteer Lawyers Project और आजकल he's working as the official photographer for DC Roller Girls, which is why हम गए थे to the amazing DC Roller Derby। इतना ज़्यादा मज़ा आया। आइए आपको भी दिखाते हैं जेम्स का काम एग्जैक्टली क्या है, उनका सफ़र कैसा जा रहा है और DC रोलर गर्ल्स हैं क्या, आइए खुद ही देखिए। शायद मुझे ट्राई करनी चाहिए ये एग्रेसिव ऑल गर्ल्स स्पोर्ट। आई डोंट नो, डर सा लगता है। यू गो चेक इट आउट। Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last Guys, मेरे साथ मौजूद हैं एक very special guest, James Calder, aka Shutter Thug. Hello, Shutter Thug. Hi. How are you? Good. Who is Shutter Thug? Tell me about this. Well, Shutter Thug is the शटर थग शख्सियत का एक मुनफरिद पहलू है जिसे मैं रोलर डर्बी से मंसूब करता हूँ। मैं 2007 से रोलर डर्बी कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जेम्स था। मैंने 3 साल पहले ये नाम इख्तियार किया जब उन्होंने मुझे डर्बी लिबास का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। डर्बी के नाम की बड़ी अहमियत है। Tell me about how you got started in photography. जहाँ तक फोटोग्राफी का ताल्लुक है तो मैंने बहुत छोटी उम्र में, जब मैं 6-7 साल का था, इसे शुरू कर दिया था। मैं जहाँ कहीं भी जाता था उसे अपने पास रखता था। चाहे मैं घर पे होता था, सहन में, कमरे में, ये कैमरा मेरे साथ होता था और मुझे हर चीज़ की तस्वीरें खींचना पसंद था। और अपनी इब्तदाई टीन एज में मैंने अपनी सालगिरह और दूसरी चीज़ों से कुछ बचत करके अपना पहला DSLR कैमरा लिया। उस वक्त मेरी उम्र 13 साल थी जब मैंने अपना पहला SLR कैमरा खरीदा था। So you are now the official photographer for DC Roller Girls. Tell me how that came about, because that's a very interesting story. So before I got into shooting sports, which I do a lot of. स्पोर्ट्स की शूटिंग में आने से पहले मैं ज़्यादातर एक आर्टिस्टिक फोटोग्राफर था। उस वक्त मैं DC में एक शो में हिस्सा ले रहा था। शो के दौरान मैंने दीवार पर एक लोगो देखा जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। वो 2006 का DC रोलर का लोगो था और उस वक्त तक ये लीग कायम नहीं हुई थी। मैंने बाल्टीमोर में इस सिलसिले में कुछ तस्वीरें उतारी जहां DC रोलर्स 1 साल पहले बन गई थी। मैंने उन्हें अपनी खिदमत पेश करते हुए कहा कि मुझे स्पोर्ट्स की शूटिंग उस वक्त से पसंद है जब से मैं बाल्टीमोर में था और मुझे यहाँ DC में इसके क़याम की बड़ी खुशी है। ये मेरा कार्ड है और जब आपको शूटिंग की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी होगी। So you said that before you started doing sports photography, you did more of the artistic stuff. What do you like more? That is a tough question. It really is a mood thing. I mean, you know, day to day. ये एक मुश्किल सवाल है। उसका ताल्लुक मूड से है। यह हर रोज तब्दील हो जाता है। जब मैं स्पोर्ट्स शूटिंग में डिसिप्लिन पसंद करता हूं और जहां शूटिंग के लिए एक खास किस्म का सेटअप हो। मिसाल के तौर पर यहाँ रोलर डर्बी में कैमरा फ्लैशेस का इंतजाम मौजूद है जिन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। ये स्पोर्ट्स हर महीने होती हैं और मैं यहाँ आता हूँ। इस शूटिंग के लिए टेक्निकल मोड में आना एक चैलेंज होता है और मुझे इस चैलेंज का लुत्फ आता है। ये मेरे स्पोर्ट्स की साइड है और जहाँ तक आर्टिस्टिक साइड का ताल्लुक है तो ज़्यादातर इत्तेफाकिया होती है। मिसाल के तौर पर कहीं कोई ऐसी चीज़ देखता हूँ जो मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींच ले तो उस वक्त चाहे मेरे पास बड़ा कैमरा हो या मेरा iPhone हो, मैं तस्वीर उतार लेता हूँ। So you do use the iPhone sometimes. Oh, I do. It's my second camera. I make it a point to ask professional photographers if it's kind of an insult to attribute, professional photography to iPhone. No, I mean I नहीं, मेरा मतलब है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, सच्ची बात यह है कि अगर आप 2 तस्वीरों का मुआजना करें, खास तौर पर छोटे साइज की तस्वीरों का,
जो आप अखबारों या वेबसाइट्स पर देखते हैं, तो अक्सर औकात आपके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता है। What I really appreciate about what you do is you've done plenty of pro bono work also. Can you tell us a little bit about that? Sure. Again, photography isn't my full-time job. It's something I do professionally on the side. फोटोग्राफी मेरा फुल टाइम जॉब है। मैं ये काम प्रोफेशनली करता हूँ और ये जानता हूँ कि मैं इस पर अपना गुजारा करने की कोशिश नहीं कर रहा। मुझे अपना कुछ वक्त इमदादी तंजीमों को मुफ्त देने की सहूलत हासिल है। मिसाल के तौर पर DC गर्ल्स रोलर एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। मैं इसी तरह एक डॉग रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन को अपनी खिदमात मुफ्त फराहम करता हूँ, जो मेरे अपार्टमेंट से महज एक ब्लॉक के फासले पर वाक़ है। ये तंजीम लावारिस कुत्तों के लिए काम करती है और उन्हें घर ढूंढने में मदद देती है। So in the one bout of roller derby that I saw today, there's a lot going on. There's a lot of drama. It's really cool. What's your most memorable experience with them? Because you've been with them for a while. Sure. Most memorable. Wow. बहुत यादगार चीज़ मेरा ख्याल है कि इस टीम के साथ सफ़र करने का मेरा पहला तजुर्बा, जो गालिबन 2009 का वाक़या है। उस वक्त उन्होंने न्यूयॉर्क में होने वाली ईस्टर्न नेशनल चैंपियनशिप के लिए ऑल स्टार टीम तैयार की थी। मेरा वहाँ 3-4 दिन तमाम वक्त उनके साथ गुजरा और मैंने मुख्तलिफ हवालों से इस तजर्बे का बहुत लुत्फ उठाया। For the viewers of Kahani Pakistani who don't know what roller derby is, can you give us like a quick rundown of what it is? Okay, roller derby. Basically, it's teams of रोलर डर्बी असल में 6 स्केटर्स पर मुश्तमिल एक टीम होती है जो एक ट्रैक पर एक साथ मौजूद होते हैं, और हर टीम में से एक को जैमर का किरदार दिया जाता है जो पॉइंट्स हासिल करता है। उसका काम ये होता है कि वो दूसरी टीम के तमाम स्केटर्स को क्रॉस करे, और जब वो दूसरी टीम के हर एक स्केटर को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है तो उसे एक पॉइंट मिल जाता है। Okay, so bringing it back to photography, I have to ask you this because you look like an ad for Canon right now. What do you prefer to shoot with, and what do you have around your shoulders right now? So I moved to Canon when मैंने इस कैमरे का इस्तेमाल उस वक्त शुरू किया था जब मैं डिजिटल फोटोग्राफी की तरफ आया। इससे पहले मेरे पास इसी तरह का एक और फिल्म कैमरा था। मैंने इस कैमरे का इस्तेमाल उस वक्त शुरू किया था जब मेरी उम्र 13 साल थी, और वो कैमरा 25 साल की उम्र तक मेरे साथ रहा। जब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा तो फिर मैंने ये कैमरा खरीद लिया। जब आपके पास बहुत से लेंस हो तो फिर आपको कैमरा तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती, और ये कैमरा लेने की एक बड़ी वजह भी यही है। All right, well, thank you very much. Thank you for your time. Thank you for taking the time to come out and visit me and see this awesome sport. Well, there you have it. हमारा वक्त आज के लिए ख़त्म हो चुका है, but I hope आपने enjoy किया हमारी journey through the world of females in photography. I hope you'll stay in touch with us because you know what to do. ये Facebook page को like करेगा, अपना feedback देते रहिएगा, और हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी host आयशा गिलानी, signing off for कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफ़िज़।